My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yes Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे भाई और बहनों, आज की क्लास में हम सभी लोग मेजर्स ऑफ वेरिएशन या मेजर्स ऑफ डेविएशन जो है उसके अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन, अर्थात जिसको हम लोग मध्यमान विचलन कहते हैं या जिसको हम लोग माध्य विचलन कहते हैं या इसी को औसत विचलन भी कहा जाता है। तो मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन दैट इज मध्यमान विचलन या माध्य विचलन या औसत विचलन, इसके बारे में चर्चा करेंगे मेजर्स ऑफ वेरिएशन के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत हम सभी लोग सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन, दैट इज कि जो ये माध्य विचलन है या औसत विचलन है इसका अर्थ क्या होता है और इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। और उसके बाद हम सभी लोग देखेंगे आज की क्लास में कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन, दैट इज कि मध्यमान या औसत विचलन की गणना हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम सभी लोग जो ग्रुप्ड डेटा होता है और जो अनग्रुप्ड डेटा होता है अर्थात अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े दोनों के लिए हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में कि कैसे हम सभी लोग औसत विचलन की गणना कर सकते हैं। और उसके बाद हम सभी लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स ऑफ एवरेज डेविएशन की चर्चा करेंगे, अर्थात मध्यमान विचलन या औसत विचलन की क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी मेरिट्स क्या हैं, गुण क्या है, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। उसकी डिमेरिट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे कि उसके दोष क्या हैं और इनका प्रयोग, अर्थात जो मीन डेविएशन होता है इस मीन डेविएशन का प्रयोग कब किया जा सकता है, कब करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। और अंत में हम सभी लोग प्रिय विद्यार्थियों चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, अर्थात मीन डेविएशन कोफिशिएंट या माध्य विचलन गुणांक क्या है, किसे कहते हैं और इसकी गणना हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में चर्चा होगी। तो आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से हम सभी लोग मेजर्स ऑफ वेरिएशन या विचलनशीलता के मान के अंतर्गत मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया जाएगा। चलिए प्रिय विद्यार्थियों क्लास को स्टार्ट किया जाए। मध्यमान विचलन या माध्य विचलन या औसत विचलन। तो औसत विचलन या माध्य विचलन या मध्यमान विचलन ये एक ही नाम है, ये एक ही कंसेप्ट सबका एक ही है, अर्थात अलग अलग नाम है। मध्यमान विचलन भी हम उसे कहते हैं, माध्य विचलन भी कहते हैं, औसत विचलन भी कहते हैं। इन इंग्लिश हम लोग इसको मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन कहते हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मध्यमान विचलन या औसत विचलन होता क्या है। प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले देखिए कि अंकों का कोई भी वितरण हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कोर्स हो, तो अंकों के किसी वितरण में केंद्र बिंदु या सेंट्रल पॉइंट से किसी अंक की दूरी को हम डेविएशन या विचलन नाम देते हैं। इसको साधारण भाषा में समझिए कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा है, कोई भी आपका अंकों का वितरण है और उसका जो सेंट्रल वैल्यू होता है एनपीसी के अकॉर्डिंग बीच में सेंट्रल वैल्यू होगा, इस केंद्र बिंदु से अर्थात सेंटर पॉइंट से किसी अंक की जो दूरी होगी
इस सेंटर पॉइंट से इधर की दूरी या इधर की दूरी जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम डेविएशन या विचलन नाम देते हैं। तो डेविएशन या विचलन क्या है? अंकों का उसके केंद्र बिंदु से जो डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस को हम लोग विचलन या डेविएशन कहते हैं। अर्थात अंकों के किसी वितरण में केंद्र बिंदु या सेंट्रल पॉइंट से किसी अंक की दूरी या डिस्टेंस को हम सभी लोग विचलन या डेविएशन कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम केंद्र बिंदु से सभी अंकों की दूरियों पर एक साथ विचार करना चाहें तो हमें किसी उपयुक्त केंद्रवर्ती मान से इन सभी दूरियों को ज्ञात करके उनका औसत निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर एक ऐसी कंडीशन हो, एक ऐसा सिचुएशन हो जब हम यह चाह रहे हो कि जो हमारा सेंट्रल वैल्यू है, केंद्र बिंदु है, इससे जितने भी स्कोर्स हैं या जितने भी प्राप्तांक हैं, सभी प्राप्तांकों या सभी अंकों की जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, उसको हम पता कर सकें। अर्थात उन सभी दूरियों पर एक साथ हम विचार कर सकें। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो केंद्र बिंदु से सभी अंकों या प्राप्तांकों की दूरियों पर यदि हम एक साथ विचार करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक उपयुक्त केंद्रवर्ती मान या सेंट्रल वैल्यू को चूज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और उससे जो प्रत्येक स्कोर्स या प्रत्येक प्राप्तांक की जो डिस्टेंस होगी, जो दूरियां होंगी, उसको हम सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे कि उस सेंट्रल वैल्यू से या उस केंद्रवर्ती मान से, सेंट्रल पॉइंट से सभी स्कोर्स की डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है। और जब सभी स्कोर्स के, सभी प्राप्तांकों की, सभी अंकों की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे तो उन सभी दूरियों का क्या निकाल देंगे? एवरेज निकाल देंगे या औसत निकाल देंगे। तो फिर विद्यार्थियों, यही है मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन। कहने का अभिप्राय क्या है कि जब हम जितने भी स्कोर्स हैं, जितने भी प्राप्तांक हैं, उन सभी प्राप्तांकों का उसके सेंट्रल पॉइंट से या केंद्रवर्ती मान से, सेंट्रल वैल्यू से जो डेविएशन है या जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पर एक साथ विचार करना चाहे तो सारे डिस्टेंस को सबसे पहले हम निकालेंगे और उसका एक एवरेज निकाल देंगे, तो वही कहलाएगा औसत विचलन या एवरेज डेविएशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी समूह के मध्यमान या माध्य से सभी प्राप्तांकों के व्यक्तिगत विचलनों के औसत को माध्य विचलन या मध्यमान विचलन या औसत विचलन कहा जाता है। तो इस तरह से स्पष्ट हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि औसत विचलन क्या है, या मध्यमान विचलन क्या है, या माध्य विचलन क्या है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर होगा, उस स्कोर में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा मीन होगा, जिसको हम लोग मध्यमान कहेंगे, मीन कहेंगे, उस मध्यमान या उस मीन से जितने भी स्कोर्स होंगे, जितने भी प्राप्तांक होंगे, उन सभी प्राप्तांकों का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, व्यक्तिगत विचलन अर्थात दैट इज पर्सनल डेविएशन और पर्सनल डिस्टेंस निकाल लेंगे, और पर्सनल डिस्टेंस निकालने के बाद उसको हम एवरेज निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए कि जो हमारा मीन है, मध्यमान है, इस मध्यमान से नीचे और इस मध्यमान से ऊपर जितने भी स्कोर्स होंगे, इन सभी का हमें क्या निकाल लेना है? डिस्टेंस निकाल लेना है। इसका हमें डेविएशन निकाल लेना है कि इस मीन वैल्यू से उसका अंतर कितना है। तो इस अंतर को जब हम निकाल लेंगे तो ये सभी जितने भी अंतर आएंगे, इसका हम जब एवरेज निकाल लेंगे तो उसी को हम सभी लोग एवरेज डेविएशन कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से किसी समूह के मध्यमान या माध्य से सभी प्राप्तांकों के व्यक्तिगत विचलनों के औसत को माध्य विचलन या मध्यमान विचलन या औसत विचलन नाम दिया जाता है। तो ये रहा, इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं अपने शब्दों में कि औसत विचलन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में, दैट इज मीन डेविएशन या मध्यमान विचलन के बारे में गैरेट साहब का क्या विचार है। तो अकॉर्डिंग टू गैरेट ई हेनरी या गैरेट जी के अनुसार उन्होंने कहा कि औसत विचलन या फिर एडी, जिसको हम लोग एवरेज डेविएशन कहते हैं, और मध्यमान विचलन दैट इज सीएमडी और मीन डेविएशन से अभिप्राय अलग अलग प्राप्तांकों का श्रृंखलाबद्ध रूप से मध्यमान से लिए गए विचलनों के औसत से है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप क्या कहा जा रहा है कि अलग अलग प्राप्तांकों अर्थात जितने भी स्कोर्स हैं, सभी स्कोर्स का अलग अलग प्राप्तांकों का श्रृंखलाबद्ध रूप से मध्यमान से, यदि मान लीजिए इसको हम मीन मान लेते हैं, ये हमारा मध्यमान है, तो इस मध्यमान से पहले इसका डिस्टेंस क्या है, फिर इसका डिस्टेंस क्या है, फिर इसका क्या है, फिर इसका क्या है, फिर इसका डिस्टेंस क्या है, और इसी तरह
इस साइड में भी इसका डिस्टेंस मध्यमान से कितना है, इसका क्या है, इसका क्या है, या फिर इसके आगे जितने भी स्कोर्स होंगे सबका हम क्रमिक रूप से क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस या डेविएशन या विचलन निकाल लेंगे, और फिर इन सभी विचलनों का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो ये जो इन सभी का औसत आएगा, यही औसत क्या कहलाता है, मीन डेविएशन या मध्यमान विचलन या औसत विचलन कहलाता है। तो फिर विद्यार्थियों इस तरह से द एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन इज द मीन ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑल द सेपरेट स्कोर्स इन अ सीरीज टेकन फ्रॉम देयर मीन, अर्थात जो भी जितने भी प्राप्तांक हैं, जितने भी स्कोर्स हैं, उनके मीन से उन सभी स्कोर्स का जो डेविएशन होता है, सेपरेट स्कोर्स इन सीरीज टेकन फ्रॉम देयर मीन्स, दैट इज कि जितने भी स्कोर्स हैं, जितने भी प्राप्तांक हैं, उनका उसके मीन से जो डेविएशन होता है, उस डेविएशंस का जब हम मीन निकालते हैं या एवरेज निकालते हैं, तो उसी को हम मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन नाम देते हैं। तो द एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन इज द मीन ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑल द सेपरेट स्कोर्स इन अ सीरीज टेकन फ्रॉम देयर मीन। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं कि गैरेट साहब ने यह भी कहा कि हम मीन डेविएशन की गणना कैसे करेंगे, अर्थात एवरेज डेविएशन या औसत विचलन की गणना कैसे करेंगे, उसके संबंध में भी उनके विचार हैं। उन्होंने कहा कि विचलनों का औसतीकरण, दैट इज एवरेजिंग करते हुए औसत विचलन या एवरेज डेविएशन को ज्ञात करने में जो चिन्ह होते हैं, जो साइन होंगे डेविएशन का, उन साइन या चिन्हों पर विचार नहीं किया जाता, और सभी विचलन चाहे वे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दैट इज ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, उन सभी को हम पॉजिटिव ही मानते हैं, धनात्मक रूप में ही अपनाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थी, नोट करने वाली बात है कि औसत विचलन को ज्ञात करने में चिन्हों पर या साइन बेस्ड जो है, जो साइन होगा डेविएशन का, अंतर का जो चिन्ह होगा, उन चिन्हों पर विचार नहीं किया जाता है, और सभी विचलन चाहे वे निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, उन सभी को हम क्या करते हैं, उन सभी को हम पॉजिटिव या धनात्मक ही मानेंगे। तो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सभी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही माना जाता है। तो ये नोट करने वाली बात है, एवरेज डेविएशन निकालते समय हम सभी लोगों के लिए उपयोगी होगा कि विचलन चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, लेकिन जब हमें एवरेज डेविएशन निकालना है तो उस समय सभी को हम पॉजिटिव या धनात्मक ही मानते हैं। In average deviation, to find average deviation, no account is taken of signs and all deviations whether plus or minus are treated as positive। तो ध्यान दीजिए कि जो साइन होगा, जो प्लस या माइनस का साइन होगा, इसका कोई भी मतलब नहीं होगा, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। नो अकाउंट इज टेकन ऑन साइंस, अर्थात चिन्हों पर कोई भी विचार नहीं किया जाता है। एंड ऑल डेविएशंस वेदर दैट इज प्लस और माइनस आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव, चाहे वह जो साइन होता है वो प्लस हो या माइनस हो, उसको हम पॉजिटिव या प्लस ही हमेशा मानेंगे जब हम मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन की गणना करेंगे। ऐसा जो है स्टेटमेंट या ऐसा जो है गैरेट साहब ने कहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग चर्चा करेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीन डेविएशन या मध्यमान विचलन की गणना हम लोग कैसे कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, अर्थात जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम सभी लोग कैसे जो है माध्य विचलन की गणना कर सकते हैं, और उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला जो है, वो सूत्र जो है, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि अवर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान या माध्य, या जिससे हम लोग औसत विचलन कहते हैं, उसकी गणना कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। तो फिर विद्यार्थियों, बहुत ही सरल सूत्र है, बहुत ही सरल फॉर्मूला है। दैट इज एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन मॉड वैल्यू ऑफ x माइनस m डिवाइडेड बाई n। ध्यान दीजिए, जो ये फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो क्या है, समेशन मॉड वैल्यू या और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस m डिवाइडेड बाई n।
जहाँ पर x क्या है, x जो हमारा है वो प्राप्तांक है या स्कोर्स जिसको हम लोग कहते हैं, अंक है। m जो है दैट इज मीन या मध्यमान है। n जो है दैट इज टोटल फ्रीक्वेंसी या कुल प्राप्तांकों की संख्या या जिसको हम लोग कुल आवृत्तियां कहते हैं, तो n है। और x माइनस m जो है प्रिय विद्यार्थियों, उसकी जो मॉड वैल्यू है, मॉड x माइनस m से अभिप्राय है x माइनस m का निरपेक्ष मान और एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस वैल्यू ऑफ x माइनस m, अर्थात जो स्कोर्स हैं, जो प्राप्तांक है उसमें से यम जब घटाएंगे, मीन को मध्यमान को जब घटाएंगे, तो जो वैल्यू आएगा उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, जो निरपेक्ष मान होगा या मॉडुलस वैल्यू जो होगा, उसको हम लोग मॉड x माइनस m से डिनोट कर रहे हैं। तो फिर विद्यार्थी ये बड़ा ही सरल फार्मूला है, बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। इस फार्मूले को आप सभी लोग याद कर लीजिए और इसी फार्मूले का प्रयोग होगा जब अनग्रुप्ड डेटा से हमें मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन की गणना करनी होगी। चलिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल, एक प्रश्न दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर कि निम्न प्राप्तांकों से मध्यमान विचलन की गणना कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि जो मध्यमान की गणना करना है उसके लिए छोटा सा सिंपल दिया हुआ है जिसके स्कोर्स हैं 12, 20, 12, 18, 24, 10, 16 एंड 26। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्कोर्स दिया हुआ है, प्राप्तांक दिया हुआ है जिसको हम लोग x कह सकते हैं। तो एक टेबल बनाएंगे, एक सारणी बनाते हैं। सबसे पहले चलिए एक टेबल बनाया जाए, एक सारणी बनाते हैं और जिसमें क्या होगा, x चाहिए हमको, x माइनस m चाहिए, मॉड वैल्यू ऑफ x माइनस m चाहिए। तो तीन एक कॉलम हमारे बन गए जिसमें x क्या हो गया, x से कहाँ से आया, x प्रश्न में जो दिया हुआ है स्कोर्स वो आ गया, हमने नोट कर लिया। 20, 12, 18, 24, 10, 16 और 26 ये हमारे प्रश्न में दिया हुआ था, तो वहाँ से हमने नोट कर लिया। अब हमें जो अगला काम करना है वो क्या करना है कि इसका मीन निकालना है, मध्यमान निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करना होगा प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें इसको पूरा ऐड करना होगा, जोड़ना होगा, क्योंकि जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समेशन x माइनस n। तो सबसे पहले हम x को जोड़ देते हैं, क्या आएगा, 8, 2, 10, 4, 14, 14, 26, 20 और 6, 26 के 6 हासिल 2, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 8, 2, 10 और 12, 126 आ गया, जिसको हम लोग समेशन x के द्वारा डिनोट करेंगे, अर्थात जितने प्राप्तांक हैं इन सभी प्राप्तांकों का योग जो आएगा दैट इज 126। तो समेशन x आ गया 126। और जो इसका फॉर्मूला होता है मीन का प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जान रहे हैं, दैट इज मीन इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। अब जो n है प्रिय विद्यार्थियों वो कितना है, आप जल्दी से इसको काउंट कर लीजिए कि कुल कितने छात्र हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 7। तो n की वैल्यू है 7, समेशन x की वैल्यू है 126। इस वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जब फॉर्मूले में हम सभी लोग पुट करेंगे तो हमारा ये मीन का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है विद्यार्थियों, समेशन x इज इक्वल टू 126 जो कि प्राप्तांकों का योग है, और n जो है वो नंबर ऑफ स्कोर्स है, अर्थात छात्रों या प्राप्तांकों की संख्या वो क्या है, 7 है। अब हमारे स्क्रीन पर समेशन x का मान भी है और n का भी मान है। जल्दी से आप चाहे तो मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा फिर विद्यार्थियों, मीन इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n दैट इज 126 डिवाइडेड बाय 7। और इसको सॉल्व करिए, अगर सॉल्व करेंगे आप तो 7 1 जा 7 और 5 आएगा और 7 8 जा जो है 56 होता है, तो इसका मतलब 18। तो मीन का मान क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा मीन। तो मीन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 18। हमें क्या चाहिए अब, x माइनस m चाहिए। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थी, x माइनस m हम क्या करेंगे, x जो है इसमें से m दैट इज 18 घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग घटाएंगे प्रिय विद्यार्थियों तो 12 माइनस 18 तो -6 आ जाएगी। यहाँ पे 18 माइनस 18 करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ 24 माइनस 18 करेंगे तो +6 आ जाएगा। 10 माइनस 18 किया जाएगा तो -8 आएगा। 16 माइनस 18 करेंगे तो -2 आएगा। 26 माइनस 18 करेंगे तो +8 आ जाएगा। तो इस तरह से मान हमारा x माइनस m का
आएगा। तो आपकी स्क्रीन पर है x माइनस m की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे जब मॉड वैल्यू निकालना है प्रिय विद्यार्थी, तो मॉड वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या प्राप्त है कि इसके जो सिंबल्स हैं सारे सिंबल्स को हटा दिए जाएं। जब सारे सिंबल्स को हम हटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 6 0 6 8 2 और 8 इस तरह से हमारा मान आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो साइन है उस साइन, जो डेविएशन का साइन है उस साइन से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों ने डिफिनीशन में भी पढ़ा था। तो x माइनस एम की वैल्यू हो जाएगी 2 6 0 6 8 2 8। बड़ा ही आसानी से हम लोग अब इसको जल्दी से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन मॉड वैल्यू ऑफ x माइनस एम, अर्थात इसका जो समेशन क्या होगा, क्योंकि इसी की जरूरत हमें फॉर्मूले में होगी जब हम मीन डेविएशन निकालेंगे। तो जल्दी से जोड़ दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, कितना आएगा, वेरी गुड शाबाश, क्या होगा 2 और 6 8 8 और 6 14 14 और 8 22 22 और 2 24 और 24 और 8 32। तो ये 32 आ गया हमारा समेशन मॉड x माइनस एम। ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्रिय विद्यार्थियों। और अब हमें क्या चाहिए, अब हमें सीधे सीधे जो हमारा फॉर्मूला है एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन का, वो आपको याद भी होगा, वो क्या है, दैट इज समेशन x माइनस एम की मॉड वैल्यू, that is mod value summation of mod value of x minus m divided by n। तो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो समेशन x माइनस एम की मॉड वैल्यू है उसका वैल्यू है 32, और जो n है, n की वैल्यू क्या होगी प्रिय विद्यार्थियों, n की वैल्यू हमने आपको बताया कि 1 2 3 4 5 6 और 7, तो n की वैल्यू हो गई 7, दैट इज नंबर ऑफ स्कोर्स या प्राप्तांकों की संख्या। तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है वैल्यू है समेशन मॉड x माइनस m इज इक्वल टू 32 एंड n इज इक्वल टू 7। वैल्यूज को जल्दी से आप पुट करिए और जल्दी से आप आंसर बता सकते हैं। आप चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि एवरेज डिवीजन और मीन डिवीजन इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 7, और इसको सॉल्व करिए आप जल्दी से। तो क्या आ जाएगा, 7 4 जा 28 और 4 आ जाएगा, 7 5 जा 35। तो क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसकी वैल्यू एवरेज डिवीजन और मीन डिवीजन इज इक्वल टू 4.57 आएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही हमारा उत्तर होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से हम सभी लोग एवरेज डिवीजन और मीन डिवीजन की गणना अनग्रुप्ड डेटा के लिए बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जहां पे अनग्रुप्ड डेटा के लिए एवरेज डिवीजन मीन डिवीजन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है समेशन मॉड वैल्यू ऑफ x माइनस m डिवाइडेड बाय n। और प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का आसानी से हम लोग यूज करेंगे, लेकिन इसको यूज करने के पूर्व हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टेप है वो क्या है कि जो स्कोर्स दिया है उसको लिख लेंगे, हम लोग सारणी बना लेंगे, सारणी बना करके मीन की गणना कर लेंगे, यम की गणना करेंगे, और यम क्या होगा, समेशन x माइनस एन डिवाइडेड बाई एन होगा। तो समेशन x डिवाइडेड बाई एन का प्रयोग करके हम मीन की गणना कर लेंगे, उसको x माइनस एम की गणना करेंगे, देन मॉड x माइनस एम की गणना करेंगे और उसको जोड़ देंगे, तो समेशन मॉड x माइनस एम की वैल्यू आ जाएगी, और उसको फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे, और जल्दी से बड़े ही आसान तरीके से हम सभी लोग एवरेज डिवीजन या मीन डिवीजन या औसत विचलन की गणना कर सकते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए और फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अब चलिए हम लोग जल्दी से चर्चा कर लेते हैं कि ग्रुप्ड डेटा के लिए क्या फॉर्मूला है, कैसे हम ग्रुप्ड डेटा या वर्गीकृत आंकड़ों के लिए मध्यमान या माध्य औसत विचलन की गणना करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों बड़ा ही सरल है, जैसे कि हम लोगों ने अनुग्रुप डेटा के लिए किया उसी तरीके से हम उसकी भी गणना आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंज है, जल्दी से उसको हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज डिवीजन और मीन डिवीजन फॉर ग्रुप्ड डेटा, अर्थात वर्गीकृत आंकड़ों या मध्यमान वर्गीकृत आंकड़ों के लिए या वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान या माध्य या औसत विचलन को की गणना करने का निकालने का सूत्र क्या होगा। तो सूत्र आपकी स्क्रीन पर है, एवरेज डिवीजन और मीन डिवीजन इज इक्वल टू समेशन f इंटू एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई एन। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों क्या है, समेशन मॉड वैल्यू ऑफ f एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे यदि आप पिछले फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी या f जुड़ा हुआ है, यही एक्स्ट्रा है, बाकी पिछले फॉर्मूले में जितना था वही सब कुछ है। तो f क्या है प्रिय विद्यार्थियों, f है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास या वर्ग की आवृत्ति,
और दूसरा है प्रिय विद्यार्थी x जो है वो क्या है, वर्ग का मध्यबिंदु। यहाँ पे जो x है वो क्या है, प्रत्येक वर्ग का मध्यबिंदु है। f क्या है, वर्ग की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास है। m क्या है, मीन है, मध्यमान है, जैसा कि पिछले फॉर्मूले में था। और n क्या है, टोटल स्कोर्स या कुल प्राप्तांकों की संख्या, टोटल फ्रीक्वेंसी या कुल आवृत्तियां हैं। और इस तरह से जो मॉड वैल्यू ऑफ f इंटू एक्स माइनस एम है वो क्या है, एफ एक्स माइनस एम का एब्सोल्यूट वैल्यू है या निरपेक्ष मान है या मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ एक्स माइनस एम है। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम आसानी से ग्रुप डेटा के लिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए औसत विचलन की गणना कर सकते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों की एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। एक क्वेश्चन है, प्रश्न है कि निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से औसत विचलन की गणना कीजिए और इसके लिए स्कोर्स या फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, आपकी स्क्रीन पर है वो फ्रीक्वेंसीज। वर्ग दिया हुआ है 25, 29, 30 से 34, 35, 39, 40, 44, 45, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 64, 65 एंड 69। उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी है 156, 8, 11, 8, 5, 4, 2। जल्दी से हम लोग गणना इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थियों कि एक टेबल बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे। तो टेबल बनाते हैं और सबसे पहले जो कि हमारे प्रश्न में दिया हुआ डेटा क्या दिया है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है और क्लास दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसीज और क्लास दैट इज वर्ग को हम लोग सबसे पहले एक सारणी में लिख लेते हैं। तो आपके कि प्रश्न में ही ये सारा कुछ दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो उसके आधार पर हम एक सारणी बना लेते हैं जहां पर हमने वर्ग और फ्रीक्वेंसी को नोट कर लिया कि वर्ग या क्लास क्या है और उसकी करस्पॉन्डिंग आवृत्ति क्या है। और सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग x की गणना करेंगे। x की गणना कैसे करेंगे विद्यार्थियों, हमने बताया था कि x क्या है, यहाँ पे जो वर्ग है उसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे अगर आप गणना करना चाहें तो 65 और 69 का मिड पॉइंट क्या होगा, इसको जोड़ दीजिए। 65 प्लस 69 डिवाइडेड बाई 2 आप करिएगा तो आ जाएगा 67। इसी तरह से 60 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2 करिएगा तो आएगा 62। 55 प्लस 59 डिवाइडेड बाई 2 करिएगा तो आएगा 57। यहाँ पे 50 और 54 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 52। यहाँ पे आएगा 47, यहाँ पे आएगा 42, यहाँ पे आएगा 37, यहाँ पे आ जाएगा 32 और लास्ट में 27 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से x की भी गणना कर सकते हैं। तो x का मान जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया है प्रिय विद्यार्थियों। कैसे आया, जो वर्ग है उसको दोनों को जोड़ करके, जो दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उसको जोड़ करके, जैसे पहले में 65 और 69 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिए तो 67 आ जाएगा। लास्ट में 25 और 29 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो 27 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग x की गणना आसानी से कर सकते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों अब क्या है, अब चूंकि हमारा x आ गया, f आ गया, तो हमें क्या करना है, मीन की गणना करनी चाहिए, मीन या मध्यमान की गणना करनी चाहिए। और ऐसे कंडीशंस में मीन एक लॉन्ग मेथड से भी हम लोग गणना कर सकते हैं और शॉर्ट मेथड भी आप लोगों ने सीखा है, एज्यूम्ड मीन मेथड सीखा है, तो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं मीन या मध्यमान का। तो हम लोग यहाँ पे जल्दी से मीन या मध्यमान की गणना कर लेते हैं और उसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम सभी लोग मीन की गणना करेंगे। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके मीन की गणना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक यहाँ पे नया कॉलम क्रिएट होगा और जहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू होगी, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी विद्यार्थियों, ये एफ की वैल्यू और एक्स की वैल्यू दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे, जैसे यहाँ 67 इंटू 2 हम लोग करेंगे ये तो क्या आ जाएगा 134 आ जाएगा। 62 इंटू 4 करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 छक 24, 248 आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट में देखा जाए तो 27 इंटू 1 करेंगे तो 27 आएगा। 35 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 160 आएगा। तो इस तरह से हम आसानी से एफ एक्स की गणना कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एफ एक्स की गणना करेंगे और एफ एक्स की गणना आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कैसे आया ये भी आप समझ लीजिए कि क्या किया हमने x इंटू एफ, अर्थात x की जो वैल्यू है उसमें f की वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और वो वैल्यू यहाँ पे हमने आसानी से लिख दिया। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सरल है। अब हमें क्या चाहिए, चूंकि
मीन निकालने के लिए हमें समेशन एफएक्स चाहिए, तो हम इसको पूरा ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो जल्दी से जोड़ दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों में से कुछ लोग जोड़ के आंसर बता सकते हैं कि क्या आएगा। जल्दी से जोड़िए। 4 और 8 12, 12 और 5 जो है हो गया 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38 और 38 और 7 जो है हो जाएगा 45। 4 आ गया हासिल में, तो 4 और 3 7, 7 7 8 7 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 3 20, 20 2 22, 22 6 28, 28 2 30 और 4 34 हासिल 3 हो गया। और 3 और 1 4, 2 6, 2 8, 4 12, 5 17, 3 20, 2 22 और 1 23। तो इस तरह से हमारा आ रहा है 2345 आ रहा है समेशन एफएक्स की वैल्यू। तो इस तरह से समेशन एफएक्स की गणना हम लोग आसानी से कर सकते हैं। समेशन एफएक्स इज इक्वल टू 2345, 2345 आ गया समेशन एफएक्स का मान। अब इस वैल्यू को हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देंगे, जहां पे हमारे पास क्या है, समेशन एफएक्स की वैल्यू दिया हुआ है 2345 और यन की वैल्यू चाहिए। तो यन की गणना हम लोग कैसे करेंगे फिर विद्यार्थी? यन की गणना के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल फ्रीक्वेंसीज को जोड़ना पड़ेगा। जल्दी से जोड़ दीजिए, क्या आएगा, 2 और 4 2 6, 6 5 11, 11 8 19, 19 और 11 20 10 30, 30 8 38, 38 6 42, 42 5 जो है 47, 42 5 48। फिर से एक बार जोड़िए, 5 1 6 6 6 12, 12 8 20, 20 और 30, 20 और 11 31, 31 8 39, 39 5 44, 44 48, 48 2 50, 50 आ रहा है विद्यार्थी। तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, यन का भी मान आ गया है, यन इक्वल टू क्या है, 50 है। और समेशन एफएक्स इक्वल टू 2345 है। तो इस तरह से हमारे पास यन की भी वैल्यू है 50, समेशन एफएक्स की वैल्यू भी आ चुकी है 2345। इस वैल्यू को जल्दी से इस फॉर्मूले में पुट करिए, इस फॉर्मूले में रखिए और आप जल्दी से मीन का मान बता दीजिए। क्या होगा, आप कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। क्या होगा, मीन इज इक्वल टू 2345 डिवाइडेड बाई 50। और 2345 को जब हम 50 से डिवाइड करते हैं विद्यार्थियों तो आता है 46.9। तो इस तरह से मीन की वैल्यू क्या आ गई, 46.9 आ गई। ये हमारा मीन हो गया। तो मीन हम लोगों ने निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, हमें एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन की गणना करनी है। और एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज समेशन मॉड वैल्यू ऑफ एफ एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई एन। अब हमें इसका मतलब क्या करना पड़ेगा कि एक्स माइनस एम करना पड़ेगा और उसको एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें मीन, हमारा मीन आ चुका है। मीन का मान क्या है प्रिय विद्यार्थियों, मीन हम लोगों ने निकाल लिया है 46.9। तो मीन के आधार पे, ये जो मीन की हम लोगों ने गणना कर ली, उसके आधार पर हम यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे और एक्स माइनस एम निकालेंगे। एक्स माइनस एम कैसे होगा, ये एक्स है और इसमें से हम सभी लोग ये जो 46.9 जो है हमारा मीन आया है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो क्या करना है, एक्स माइनस एम की गणना कर लेनी है, जहां पे हमारे पास मीन का मान आया 46.9 और एक्स की वैल्यू ये है। तो जैसे पहले के हम लोग देखें तो 67 में से आप 46.9 को माइनस करिएगा तो क्या आ जाएगा, आपका आएगा प्लस 20.1। इसी तरह से विद्यार्थियों दूसरे में 62 में से आप ये जो है 46.9 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस 15.1। इस तरह लास्ट वाला यदि हम लोग देखें तो 27 है और 27 में से यदि हम लोग 46.9 को माइनस करेंगे तो माइनस 19.9 आएगा। इसमें यदि देखें 32 में से हम लोग 46.9 को माइनस करेंगे तो माइनस 14.9 आएगा। तो इस तरह से हम सभी लोग आसानी से x माइनस एम की गणना कर सकते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। x माइनस एम की वैल्यूज क्या क्या होगी। अब हमें क्या करना है, आप फार्मूले को ध्यान से देखिए। तो हमें क्या निकालना है, एक्स माइनस एम इंटू एफ एक्स माइनस एम निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि जो ए वैल्यू है इस वैल्यू में इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात एफ की वैल्यू से एक्स माइनस एम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एम आ जाएगा। और उसकी मॉड वैल्यू चूंकि हमें चाहिए तो मॉड वैल्यू में क्या होगा कि इस साइन या सिंबल्स हट जाएंगे, सबके सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एक अगला हम लोग कॉलम क्रिएट करेंगे, एक अगला कॉलम बनाते हैं और उस कॉलम को रखते हैं मॉड एफ एक्स माइनस एम। और इसमें हमें क्या करना है, एक कॉलम क्रिएट हो गया। कैसे इसमें हम निकालेंगे, ए एक्स माइनस एम है, इसकी साइन को सिंबल को छोड़ देना है
और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20.1 में तो ये आ जाएगा 40.2, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 15.1 में तो ये आ जाएगा 60.4। लास्ट में देखिए यहाँ 1 से आप 19.9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19.9। 5 से 14.9 में मल्टीप्लाई आप करिएगा तो 74.9 आएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से मॉड एफ एक्स माइनस एम की गणना कर सकते हैं और उसके सारी वैल्यू जो है आपकी स्क्रीन पर है 40.2, 60.4, 50.5, 40.8, 1.1, 39.2, 59.4, 74.5, 19.9। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो हमने x माइनस एम इंटू एफ किया तो x माइनस एम की जो वैल्यू है उसकी जो साइन है, सिंबल साइन है प्लस या माइनस का, उसको हमने ध्यान नहीं दिया और हमने सबको प्लस या पॉजिटिव ही माना है। अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले को हम लोग देखें तो चाहिए हमें समेसन एफ एक्स माइनस एम, अर्थात इसको पूरा हमें जोड़ना पड़ेगा, तब हम आएगा समेसन एफ एक्स माइनस एम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो जल्दी से ऐड कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा जल्दी से आप उत्तर बता दीजिए कि समेसन मॉड एफ एक्स माइनस एम की वैल्यू क्या आएगी। जल्दी जोड़िए तो 2 और 4 2 6, 6 5 11, 11 19, 19 20, 20 2 22, 22 4 26, 26 और 5 प्रिय विद्यार्थी 31, 31 और 9 40, अर्थात 0 आ गया। पॉइंट 4 और 4 4 5 5 और 9 14 14 और 9 23, 23 और 4 27, 27 और 9 जो है वो 36 के 6 हासिल 3 हो गया और 4 और 3 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 5 30, 30 37, 37 1 38। तो ये हो गया 386। तो प्रिय विद्यार्थियों 386 आएगा समेसन मॉड वैल्यू ऑफ एफ एक्स माइनस एम। तो ये वैल्यू आपकी स्क्रीन पर है, समेसन मॉड वैल्यू ऑफ एफ एक्स माइनस एम दैट इज इक्वल टू 386। अब हमें क्या करना है, जल्दी से ये सारे वैल्यूज को, ये वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू भी हमें पता है 50, तो इसके दोनों का मान रखिए फॉर्मूले में और जल्दी से आप कैलकुलेट कर दीजिए कि एवरेज डिवीजन और मीन डिवीजन का मान क्या होगा। हमारे पास वैल्यू पड़ा हुआ है समेसन एफ एक्स माइनस एम का 386 और एन इक्वल टू 50। हमने वैल्यूज को पुट किया फॉर्मूले में तो आ गया 386 डिवाइडेड बाई 50। और प्रिय विद्यार्थी इसको जल्दी से आप सॉल्व करिए और इसका आंसर जो भी है आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा 386 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 7.72। तो प्रिय विद्यार्थियों 7.72 जो होगा वो जो हमारा एवरेज डिवीजन है, मीन डिवीजन या औसत विचलन कहलाएगा, यही इसका आंसर होगा, यही इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से हम सभी लोग आसानी से ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा अर्थात वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े दोनों के लिए हम सभी लोग औसत विचलन या मध्यमान विचलन या माध्य विचलन की गणना आसानी से कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरे प्रोसेस को अच्छे से सीख लिया होगा। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड टॉपिक जो है वो है माध्य विचलन या मध्यमान विचलन या औसत विचलन की विशेषताएं या गुण, करैक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज और मेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। तो प्रिय विद्यार्थियों इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं औसत विचलन की। तो औसत विचलन की विशेषताओं की यदि हम लोग बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों तो सबसे पहला जो विशेषता वो यह है कि मध्यमान विचलन पूरे आवृत्ति वितरण का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि आवृत्ति वितरण के सभी प्राप्तांक मध्यमान विचलन के मान को प्रभावित करते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिवनेस की बात की जा रही है कि जो मध्यमान विचलन होता है वो पूरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या पूरे आवृत्ति वितरण या पूरे अंकों को का रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व करता है। क्यों करता है? क्योंकि आवृत्ति वितरण के सभी प्राप्तांकों या सभी स्कोर, सभी अंकों का मध्यमान विचलन के मान को वे प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि मध्यमान विचलन की जो परिभाषा है उसी में कहा गया है कि क्रमागत रूप से या श्रृंखलाबद्ध रूप से सभी प्राप्तांकों का जो मीन वैल्यू है या मध्यमान है उससे क्या डेविएशन है, उसका जो डेविएशन आएगा सभी का, उन सभी के डेविएशन का जो एवरेज होता है वही मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन कहलाता है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व जो है वो मध्यमान विचलन जो है वो पूरे आवृत्ति वितरण का करता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि औसत विचलन की गणना में चिन्हों या साइन जो होता है, साइंस का या चिन्हों को ध्यान में नहीं रखा जाता, इसलिए माध्य विचलन की गणना करना मानक विचलन की गणना करने से सरल। अर्थात अभी हम लोगों ने देखा भी कि जब हम लोग
कैलकुलेट कर रहे थे मीन डेविएशन को, तो वहाँ पे हमने कहा कि जो डेविएशन का मान आएगा, जो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसको सभी को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानते हैं। हम नेगेटिव को भी पॉजिटिव ही मानेंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पे जो साइन होता है, चिन्ह होता है, उन चिन्हों पे ध्यान नहीं रखा जाता और इसकी वजह से औसत विचलन की गणना करना सरल हो जाता है। तो ये प्रमुख विशेषताएं रही प्रिय विद्यार्थियों औसत विचलन की। और आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे कि व्हेन टू यूज मीन डेविएशन। मीन डेविएशन या माध्य विचलन या औसत विचलन या मध्यमान विचलन का प्रयोग कब हमें करना चाहिए, इसकी गणना हमें कब करनी चाहिए या कब हम करते हैं। तो फिर विद्यार्थियों द फर्स्ट सिचुएशन, जो पहला सिचुएशन है वो यह है कि जब समूह के प्राप्तांकों का वितरण बहुत अधिक बिखरा हुआ हो और जिसके कारण विचलनशीलता के अन्य माप मध्यमान से अधिक शुद्ध सूचना नहीं दे पा रहे हैं। ध्यान दीजिए कि एक ऐसी कंडीशन हो जहां पे जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या स्कोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो क्या हो, बहुत अधिक बिखरे हुए हैं, बहुत अधिक स्कैटर्ड हो और इतने अधिक स्कैटर्ड हो कि मेजर्स ऑफ वेरिएशन या विचलनशीलता के जो अन्य माप हैं, अन्य माप में जो आपने पढ़ा भी होगा प्रिय विद्यार्थियों, रेंज है, क्वार्टाइल डिवीजन है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, उससे जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत अधिक शुद्ध सूचना नहीं मिल पा रही हो या जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा हो डेविएशन का, तो या मध्यमान से अधिक जो शुद्ध सूचना नहीं दे पा रहे हो अन्य विचलनशीलता के मान, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, मीन डेविएशन का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात मीन डेविएशन का प्रयोग कब करना चाहिए, जब प्राप्तांकों का वितरण बहुत ही अधिक बिखरा हुआ हो और जिसके कारण विचलनशीलता के अन्य माप या अन्य मान मध्यमान से अधिक शुद्ध सूचना दे पाने में सक्षम ना हो। तो पहला कंडीशन हो गया। द नेक्स्ट वन, जो दूसरा कंडीशन है कि जब वितरण के प्रत्येक प्राप्तांक को उसके आकार के अनुसार महत्व देना हो, तब हमें जो है मीन डेविएशन का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि अभी जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन, तो उसमें भी देखा कि जितने भी स्कोर्स हैं, सभी प्राप्तांकों को हमने महत्व दिया है। और जो मीन डेविएशन उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो मीन डेविएशन जो सभी स्कोर्स के पूरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सभी को इम्पोर्टेंस उसमें मिलता है, सभी का जो उसमें प्रतिनिधित्व होता है और सभी का योगदान भी होता है उस मीन डेविएशन की गणना में। अगली कंडीशन है कि जब हमारा सैंपल बहुत छोटा हो, जब न्यायादर्श छोटा हो, अर्थात जो हमारे छात्रों की संख्या है या प्राप्तांकों की संख्या वह छोटी हो, तो ऐसे कंडीशन में हम मीन डेविएशन का प्रयोग कर सकते हैं। द नेक्स्ट सिचुएशन है कि जब किसी समूह के प्राप्तांकों के वितरण की विचलनशीलता को अतिशीघ्र ज्ञात करना हो। ध्यान दीजिए कि चूंकि मीन डेविएशन की गणना हम बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से कर सकते हैं, तो कहा जा रहा है कि जब किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या स्कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेविएशन या विचलनशीलता के मान की माप हमें जल्दी करना हो, शीघ्र करना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम मीन डेविएशन की गणना कर सकते हैं, क्योंकि इसकी गणना करना सरल है, आसान है, हम जल्दी से कर सकते हैं। द नेक्स्ट सिचुएशन, जो अगला सिचुएशन है प्रिय विद्यार्थियों, वो यह है कि जब किसी समूह के प्राप्तांकों के वितरण का कुल फैलाव या प्रसार ज्ञात करना हो। ध्यान दीजिए कि जब हम यह जानना चाहें कि जो स्कोर्स हैं, जितने भी स्कोर्स हैं, वे कहाँ से लेकर के कहाँ तक फैले हैं, अर्थात जो टोटल रेंज की यदि हम लोग बात करें, कुल फैलाव की बात करते हैं, तब हम मीन डेविएशन की गणना करते हैं। अर्थात जब हम कुल फैलाव या टोटल प्रसार या कुल प्रसार पे महत्व देना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया कि जब हम मीन डेविएशन की गणना करते हैं तो इस मीन से सभी स्कोर्स का, सभी प्राप्तांकों के हम डेविएशन को लेते हैं। तो जो जितना अधिक प्रसार होगा या जितना अधिक फैलाव होगा, मीन डेविएशन का मान भी उतना ही अधिक आएगा। तो इस तरह से मीन डेविएशन का प्रयोग कब किया जाता है, जब हमें क्या करना हो, केवल कुल फैलाव या प्रसार को ज्ञात करना हो। द नेक्स्ट सिचुएशन, जब विचलनशीलता के अत्यधिक शुद्ध माप या मान की आवश्यकता न हो। क्यों, क्योंकि जो मीन डेविएशन का मान है वो बहुत अधिक शुद्ध मान नहीं होता है। जब कम शुद्ध या मान की या माप की आवश्यकता हो, तब हम मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन का प्रयोग कर सकते हैं। द नेक्स्ट सिचुएशन इज जब मध्यमान या माध्य के दोनों ओर के प्राप्तांकों का विचलन ज्ञात करना। प्रिय विद्यार्थियों, यही जब हम लोगों ने चर्चा किया तो हमने बताया कि मीन के दोनों तरफ जितने भी मान होते हैं, सभी को जब डेविएशन हम लेते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं, तो हमें मीन डेविएशन मिलता है। तो लास्ट जो पॉइंट है वो यही कह रहा है कि जब मध्यमान या
कि दोनों ओर के प्राप्तांकों या स्कोर्स के विचलन या डेविएशन को ज्ञात करना हो, तब हमें मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन का प्रयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, और अब हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस और डिमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन या मध्यमान विचलन के क्या सीमाएं हैं, क्या कमियां हैं। तो प्यारे भाई और बहनों और प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस और डिमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन। द फर्स्ट डिमेरिट इज माध्य विचलन ज्ञात करते समय बीजगणितीय चिन्हों का ध्यान नहीं रखा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम लोगों ने इस काम को किया, हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करते समय जो साइन थे, जो चिन्ह थे, उन चिन्हों को हम लोगों ने इग्नोर किया। तो बीजगणितीय चिन्हों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, एक इसकी डिमेरिट है, एक कमी है। अतः गणितीय दृष्टि से इस प्रकार की गणना त्रुटिपूर्ण होती है, क्योंकि इसकी गणना बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती है। अर्थात जब हम लोग मीन डेविएशन या मध्यमान विचलन की गणना करते हैं तो बीजगणितीय जो नियम होते हैं, उन बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो ये एक इसकी कमी या डिमेरिट्स है। द नेक्स्ट डिमेरिट इज मध्यमान विचलन के मान पर प्राप्तांकों के प्रसार का सीधा प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिए कि जितने भी प्राप्तांक हैं, जितने भी स्कोर, उसका जो प्रसार है, जो फैलाव है, उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है मध्यमान विचलन पे। अर्थात जब प्राप्तांकों या अंकों का प्रसार अधिक होता है तो औसत विचलन अधिक होगा, और जब इसका प्रसार कम होगा तो जो औसत विचलन है वो कम होगा। तो इस कहने का अभिप्राय यह है कि जो औसत विचलन का जो मान है वो सीधे सीधे प्राप्तांकों के प्रसार के ऊपर आश्रित होता है, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिय विद्यार्थियों। अर्थात जब प्रसार या फैलाव अधिक होता है तो औसत विचलन का मान अधिक आता है, या जब प्रसार या फैलाव कम होता है तो औसत विचलन का मान कम आता है। इस प्रकार से मध्यमान विचलन का मान जो है वो प्राप्तांकों के प्रसार या फैलाव से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट डिमेरिट इज, अगली जो कमी है प्रिय विद्यार्थियों यह है कि माध्य विचलन का उपयोग अन्य सांख्यिकी गणनाओं में नहीं किया जाता है, या अन्य शब्दों में औसत विचलन का प्रयोग बहुत ही कम होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि जो अंकगणितीय नियम होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उन नियमों का प्रयोग जो है माध्य विचलन की गणना में नहीं किया जाता है, इसीलिए जो है इस माध्य विचलन या औसत विचलन का प्रयोग स्टैट्स में कम होता है। अर्थात औसत विचलन का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। तो फिर विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने देख लिया कि माध्य विचलन क्या है, माध्य विचलन की गणना हम कैसे कर सकते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके मेरिट्स क्या है और इसकी डिमेरिट्स क्या है, इसका हमें प्रयोग कब करना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और अंत में अब हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट इज मीन डेविएशन कोफिशिएंट, या कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, मध्यमान विचलन गुणांक क्या होता है और इसकी गणना हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि विचलन गुणांक क्या होते हैं। तो मध्यमान जो होता है, मध्यमान सदैव जो है, मध्यमान विचलन सदैव आंकड़े विशेष की इकाई में होते हैं। अर्थात सीधा सीधा है कि जो भी हमारा डेटा होगा, जो भी हमारे आंकड़े होंगे, उसी की जो यूनिट्स होगी, जो इकाई होगी, उसी इकाई में मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन का भी मान होता है। प्रिय विद्यार्थियों, परंतु जो स्टैट्स में दो भिन्न इकाई वाले विचलनों की तुलना करने के लिए सर्वप्रथम हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, इकाई लेस या यूनिटलेस बनाना पड़ता है, इकाई रहित बनाना पड़ता है। तो इकाई रहित या यूनिटलेस जब हम बनाते हैं विचलनों को, तो हमें विचलन गुणांक की गणना करनी पड़ती है। तो मध्यमान विचलन गुणांक क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, इकाई रहित औसत विचलन को ही हम मध्यमान या माध्य विचलन कहते हैं, या माध्य विचलन गुणांक या मध्यमान विचलन गुणांक या औसत विचलन गुणांक हम कहते हैं। किससे कहते हैं, यूनिटलेस मीन डेविएशन जो होगा, इकाई रहित औसत विचलन जो होगा, उसी को हम लोग औसत विचलन गुणांक या मध्यमान विचलन गुणांक या माध्य विचलन गुणांक कहते हैं। कैसे निकालेंगे फिर विद्यार्थियों, इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, जल्दी से उसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए कि माध्य विचलन गुणांक या मीन डेविएशन कोएफिशिएंट को निकालने का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है। दैट इज the formula is on your screen कि mean deviation coefficient is equal to mean deviation divided by mean into 100। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, क्या है, mean deviation is equal to mean deviation coefficient, मध्यमान विचलन गुणांक is equal to mean deviation divided by mean, अर्थात मध्यमान विचलन डिवाइडेड बाई मध्यमान और गुणे 100।
मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। इस फॉर्मूले का यूज करके हम सभी लोग मध्यमान विचलन गुणांक या मीन डेविएशन कोएफिशिएंट की गणना आसानी से कर सकते हैं, और इसको हम लोग एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि यदि किसी समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के वितरण के लिए मध्यमान दैट इज मीन का मान 16.5 हो और मध्यमान विचलन दैट इज मीन डेविएशन का मान 6.15 हो, तो मीन डेविएशन कोएफिशिएंट या मध्यमान विचलन गुणांक की गणना कीजिए। बड़ा ही सरल प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जल्दी से सॉल्व भी कर सकते हैं। जो फॉर्मूला हमने आपको बताया उस फॉर्मूले का प्रयोग करके जल्दी से आप सॉल्व करिए, और जो भी आपका आंसर उसको आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कि मीन इज इक्वल टू 16.5, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 6.15। फॉर्मूला है हमारे पास मीन डेविएशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय m इनटू 100। तो जल्दी से हम वैल्यूज को पुट कर दें। मीन डेविएशन की जगह पे क्या हो जाएगा 6.15 और मीन की जगह पे 16.5 इंटू 100। इसको सॉल्व करिए प्रिय विद्यार्थियों, क्या आएगा इज इक्वल टू 615 भागे 16.5, 615 डिवाइड बाई 16.5। इसको जल्दी से आप सॉल्व करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो इसका आंसर आ जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, मध्यमान विचलन गुणांक या मीन डेविएशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 37.3, और यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा उत्तर है। तो आसानी से हम सभी लोग मध्यमान विचलन गुणांक की गणना कर सकते हैं। सीधा सीधा स्टेप है हमारे पास, जब मीन डेविएशन पता हो और मीन पता हो तो फॉर्मूले का यूज करते हैं। मीन डेविएशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में चर्चा किया कि मध्यमान विचलन क्या है, या औसत विचलन क्या है, या माध्य विचलन क्या है। इसको हम लोगों ने परिभाषित करने का प्रयास किया, इसके अर्थ को देखा। उसके बाद हम सभी लोगों ने यह भी देखा कि हम सभी लोग जो ग्रुप्ड डेटा होता है, वर्गीकृत आंकड़े या अनग्रुप्ड डेटा या अवर्गीकृत आंकड़े, उनके लिए हम मध्यमान विचलन या औसत विचलन की गणना कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मध्यमान विचलन की विशेषताएं क्या हैं, इसका प्रयोग कब करना चाहिए, इसकी कमियां क्या हैं, और उसके बाद हम सभी लोगों ने अंत में मध्यमान विचलन गुणांक के बारे में भी चर्चा किया कि मध्यमान विचलन गुणांक क्या होता है और इसकी गणना हम सभी लोग कैसे कर सकते हैं। तो फिर विद्यार्थियों, जितना भी हमने आपको बताया है उसी से रिलेटेड आपके लिए कुछ होमवर्क है, कुछ न्यूमेरिकल से। फिर विद्यार्थियों, इन न्यूमेरिकल्स को आप होमवर्क में करिए, गृह कार्य में करिए। इसको करने से आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इन होमवर्क, प्रश्न संख्या 1 है कि दिए गए प्राप्तांकों के लिए औसत या माध्य विचलन तथा मध्यमान विचलन गुणांक की गणना कीजिए। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, आपको मीन डेविएशन भी निकालना है और मीन डेविएशन कोएफिशिएंट की गणना भी करनी है। उसके लिए जो डेटा है, द फर्स्ट डेटा इज 35, 40, 25, 30, 45, 10, 9 एंड 6। इसी में दूसरा प्रश्न भी है प्रिय विद्यार्थियों, द सेकंड डेटा इज 15, 24, 10, 18, 20, 22, 16 एंड 11। अर्थात आपको इसके लिए एक बार मध्यमान विचलन और मध्यमान विचलन गुणांक की गणना करनी है, और फिर इसके लिए सेकंड के लिए मीन डेविएशन और मीन डेविएशन कोएफिशिएंट की गणना कर लेनी है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 इन होमवर्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इन होमवर्क इज निम्न प्राप्तांकों के लिए माध्य या मध्यमान या औसत विचलन तथा मध्यमान विचलन गुणांक की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों के, मीन डेविएशन या मीन डेविएशन कोएफिशिएंट की गणना करनी है। इसके लिए जो डेटा है वो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे ग्रुप डेटा है, वर्गीकृत आंकड़े हैं, जहाँ पे वर्ग और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। वर्ग है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90 एंड 91 to 100। इसके करेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज है वो दी है 9, 16, 13, 19, 10, 4, 3, 3, 4, 3। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है प्रिय विद्यार्थियों, जहां पे फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54। Corresponding frequencies are for 5 to 9, 2, 3, 5, 9, 10, 3, 8, 4, 3, 3। और प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रश्न में एक अगला भी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो अगला डेटा है आप सभी लोगों के लिए वो है फ्रीक्वेंसी दी हुई है और वो क्लास दिया हुआ है। क्लास है 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64, 65 से 69, 70 से 74, 75 से 79, 80 to 84। और उसके करस्पॉन्डिंग जो आवृत्ति है वो अभी आपकी स्क्रीन पर है 3, 5, 7, 10, 9, 5 और 1। तो फिर विद्यार्थियों, इस तरह से इतने प्रश्न आपके लिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आप अपने होमवर्क को, गृह कार्य को पूरी तरह से ईमानदारी से करेंगे, कंप्लीटली करेंगे, तो आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और यदि
कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि आपके पास फार्मूला है और हमने आपको अच्छी तरह से समझाया भी है। इसके बावजूद यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप हमको कमेंट्स करके बता भी सकते हैं और हम आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ आपके जो भी बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर हम अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज़ को सर्च कर पाएँ, आसानी से वीडियोज़ को देख पाएँ, सर्च कर पाएँ, ढूंढ पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बना है और लाल होगा, रेड होगा, उसको आप प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पे, दबाने पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगली क्लास में, अगली कक्षा में हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के जल्द ही उपस्थित होंगे, जिसमें हम सभी लोग चर्चा करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मेजर्स ऑफ वेरिएशन, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन, जिसको हम लोग कहते हैं, मानकीकृत विचलन जिसको हम लोग कहते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में अगली क्लास में हम सभी लोग चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।